आज के आपके करंट अफेयर्स 11 अप्रैल 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है जीएसटी के बारे, जीएसटी रेट्स के बारे। देखो रिसेंटली हुआ क्या है कि जो आपके ब्रिक बनाने के लिए जो क्लिन होते हैं, जहां पे आपकी ब्रिक्स बनती हैं, ठीक है, जो पूरे पूरे सेटअप होता है जहाँ पे कच्ची ईंट से लेके सारा पकाया जाता है, वहां पे हुआ क्या है, आपकी जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स के ऊपर ना जीएसटी बढ़ा दिया गया। पहले ब्रिक्स के ऊपर 5%, ईंटों के ऊपर 5% जीएसटी लगता था, 12% जीएसटी कर दिया गया। ऐसी चीजें ना आपके पेपर में हमेशा क्वेश्चन बन जाती हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर में भी क्वेश्चन रही हैं। देखो किस टाइप का क्वेश्चन आपके ना 3 या 4 साल पहले आपके यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, आई थिंक 3 साल पहले, कि आपके अंडों के ऊपर क्या जीएसटी लगता है। ठीक है, अंडों के ऊपर देखो आपके 4 जीएसटी के रेट्स हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, और एक एग्जेम्प्टेड लिस्ट भी है। एग्जेम्प्टेड का मतलब जिनके ऊपर 0% जीएसटी लगता है। तो अगर इस लिस्ट को देखोगे, इसके अंदर मिल्क, एग, आपका अनपैक्ड पनीर, अनपैक्ड जो चीज पैक होगी उसके ऊपर ऑब्वियसली जीएसटी लग जाएगा। अनपैक्ड पनीर है, ठीक है, नेचुरल हनी है, फ्रेश वेजिटेबल है, आटा है, ऐसी सारी चीजों के ऊपर, कॉमन सॉल्ट हो गया, नमक हो गया आपका, इस सारी चीजों के ऊपर आपका 0% जीएसटी है। ऐसी किसी भी जो कॉमन आइटम है ना, उसके ऊपर आपको कभी भी जीएसटी पूछा जा सकता है, जैसे कि पेन के ऊपर। ठीक है, अब देखो कॉमन सी चीज है, हर कोई यूज कर रहा है, पर हम जब इन्हें खरीदते हैं, जब इन्हें यूज करते हैं, तो तब हम कभी भी इनके जीएसटी रेट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ऐसी चीजें हमेशा क्वेश्चन बन सकती होती हैं कि जैसे कि पेन के ऊपर कितना जीएसटी लगता है, ठीक है, या इनमें से किस किस चीज के ऊपर 18% जीएसटी लग रहा है, 12। तो एक कॉमन सी चीज अगर हम स्टडी करेंगे, जैसे आपके मोबाइल फोन्स हैं, उनके ऊपर 12% जीएसटी लग रहा है। ठीक है, आपका जो पानी की बोतलें हैं उनके ऊपर 12% जीएसटी लग रहा है। तो इस तरीके से आपकी अलग अलग चीज, आपके न्यूज़पेपर्स के ऊपर 5% जीएसटी लगता है, अम्ब्रेला के ऊपर 5% जीएसटी लगता है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने याद रखनी है। देखो एक रेट है 28%, 28% ऑलमोस्ट 1/3 रेट हो गया किसी भी चीज का, तो ये बहुत ही हाई रेट है। पर अगर तुम ये देखोगे, ये सारी ऐसी चीजों के ऊपर लगता है जिसे गवर्नमेंट कहना पसंद करती है सिन गुड्स, मतलब पाप है एक तरीके से ये सारी। ठीक है, किस तरीके से ये पाप है, देखो ये सारी की सारी जो यहाँ पे आइटम्स हैं, ये सारी की सारी आपकी लग्जरी मानी जाती है। एक कॉमन मैन के लिए ये सारी चीजें नहीं कंसिडर की जाती, कि एक आम इंसान तो इन्हें क्या ही यूज करेगा। इसी के चलते हुए ये जो 28% है, इसमें जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आ गए, जितने भी आपके कोई भी महंगा सामान खरीदते हो, गाड़ियां, जो कार्स होगी, ठीक है, खासकर एसयूवी, एसयूवीज के, मतलब ये सारी गाड़ियां नहीं है, ये एसयूवीज हैं, बाकी सबके ऊपर 18% जीएसटी लगता है, सिर्फ एसयूवीज के ऊपर 28%। क्योंकि सरकार का ये मानना है कि देखो जिसने कार खरीदनी है वो छोटी कार भी खरीद सकता है, सेडान तक भी खरीद सकता है। एसयूवी खरीदना अपने आप में एक लग्जरी है, इसी कारण सरकार उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाती है। ठीक है, तो ऐसे और भी चीजें हैं, तो इसके अंडर वो कवर हो जाती है। क्लियर है, तो ऑलमोस्ट 1/3 रेट वही बढ़ा देते हैं, पर ये ऐसे इन्हें सिन गुड्स बोला जाता है। सेकंड करंट अफेयर जो है आपका, सरायू रिवर, ये कहां पे है, बेसिक क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये उत्तराखंड की रिवर है, जो नंदकोट माउंटेन से शुरू होती है। ठीक है, इसका क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी जो सरायू रिवर है, ये फाइनली जाके शारदा रिवर में गिरती है, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। शारदा रिवर आगे जाके गंगा में जाके गिरती है, तो ये गंगा से आगे, मतलब गंगा के ट्रिब्यूटरी शारदा, शारदा के ट्रिब्यूटरी सरायू। ठीक है, तो बस इसके ऊपर जनरल करंट अफेयर आया हुआ था कि रामनवमी पे लोग यहाँ पे होली डिप ले रहे थे, तो बस वहां से हमने इस करंट अफेयर को
कवर किया है। देखो आज तक वैसे इतनी छोटी रिवर्स का कभी भी करंट अफेयर नहीं आता, ठीक है। ये शारदा रिवर और ये सब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आते होते हैं जैसे कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज इनमें से कौन सी हैं, तो हम ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ेंगे। गंगा है, गंगा के अंदर आके कोई भी नदी जो इसके अंदर गिर रही है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो बड़ी नदियां हैं वो सारी हमने याद रखनी है। उसके बाद ये गंगा की फ्लो की डायरेक्शन है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता होता है कि अगर ये फ्लो की डायरेक्शन होगी, गंगा की लेफ्ट साइड कौन सी होगी, राइट कौन सी होगी, इस साइड को जा रही है तो गंगा की लेफ्ट होगी, ये राइट होगी। कई बारी ऑप्शन क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाना होता है ना, एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता होता है कि इनमें से गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी, यानी कि लेफ्ट से आके कौन सी जुड़ती हैं, राइट से आके कौन सी जुड़ती हैं, ठीक है। जो आपकी एनसीईआरटी ज्योग्राफी जिस्ट है उसके अंदर ये प्रॉपर टेबल बने हुए हैं जिसके अंदर लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग ही डिवाइड करके लिखा है, तो आपने उसी तरीके से उन्हें याद भी करना है। क्लियर है। थर्ड करंट अफेयर है आपका कोस्टल इरोजन के बारे में। अब कोस्टल इरोजन क्या होती है, देखो आपके समुंदर की ना एक बहुत बड़ी, दुनिया के किस तरीके से लैंड बनते हैं उसे शेप करने में बहुत बड़ा रोल है। इंडिया की ही कोस्ट लाइन को लगा लो, देखो इंडिया की कोस्ट लाइन पे कहीं ना कहीं ये जो सारी की सारी आपकी कोस्ट लाइन है इस पे कहीं ना कहीं आपका समुंदर ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी दिखा रहा होगा जहां से समुंदर के नीचे जो करंट्स हैं और यहां पे आके लहरें भी टकराती होंगी, ये सारी लहरें क्या कर रही होंगी, यहां से ना ये सारी, और ये नीचे से जो पानी का करंट फ्लो नीचे कर रहा है ये अपने साथ यहां से ना मिट्टी तोड़ तोड़ लेके जा रही होगी। तो होगा क्या, धीरे धीरे इंडिया ओवर दी सेंचुरीज, ओवर दी ईयर्स, धीरे धीरे हजारों लाखों सालों में इंडिया छोटा होता जाएगा, पानी आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना लैंड एरिया कम होता गया पानी उतना ही आगे आता जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से समुद्र ये शेप्स बनाता है। दूसरी साइड पे कहीं कोई इलाका होगा जहां पे कहीं और से मिट्टी लाके सारी मिट्टी यहाँ पे गिरा रहा होगा, तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे इंडिया इस तरीके से दिखने लगता है। तो दो प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी ओशन की, एक साइड से इरोजन हो रही होती है जहां से ये सब कुछ हट रहा है, और एक साइड पे आपकी डिपोजिशन जहां पे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो दोनों टाइप की कोस्ट लाइंस इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तीसरी एक और होती है जहां पे होता क्या है, मिट्टी गिर भी रही है पर उतनी मिट्टी जा भी रही है। इन कोस्ट लाइंस को हम कह देते हैं कि ये स्टेबल है, बस जहां खड़ी है ये वहीं खड़ी रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी तीन टाइप की कोस्ट लाइंस बन जाती है। तो इसी के ऊपर आपका करंट अफेयर था। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने बताया है कि इंडिया की जो पूरी टोटल कोस्ट लाइन है 6,907 किलोमीटर लंबी, इसमें से 34% आपकी कोई ना कोई इरोजन फेस कर रही है, 26% एक्रीशन में, एक्रीशन का मतलब है जहां पे डिपोजिशन हो रही है, जहां पे गेन हो रहा है, जहां पे और आगे बढ़ रही है, और 40% ऐसी है जो स्टेबल स्टेट में। देखो ये ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में एक एरिया बताता हूं, ये सारी चीजें स्टडी करनी क्यों जरूरी होती है। हम ना कई बार कोई रैंडमली यहाँ समुद्र में कंस्ट्रक्शन कर देते हैं ना, उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ये सारे एरिया पे पड़ने लग जाता है। हुआ क्या, ऐसा ही वन ऑफ द एग्जांपल्स बताता हूं कि आपके ना चेन्नई के बाद इनौर पोर्ट वहां पे बनाया जा रहा है चेन्नई के पास। ये जो चेन्नई पोर्ट है इसे ना एक्सपैंड करके इसके और फेजेस बनाए गए। चेन्नई पे जो ये सारा पोर्ट बनाया गया इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे ना जो आपका पौंडीचेरी शहर पड़ता है, पहले क्या होता था पौंडीचेरी में ये यहाँ पे मिट्टी डिपॉजिट होती थी और यहाँ पे काफी अच्छी बीचेस अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, पर वहां पे कुछ जो प्राइम एरियाज हैं वहां पे बहुत ही बड़ी बड़ी बीचेस थी, क्योंकि ये मिट्टी ऐसे आगे यहाँ डिपॉजिट हो रही है, पर ये स्टेबल थी, यहाँ से मिट्टी आ भी रही है, यहाँ से मिट्टी जाती भी थी। जब हमने ये पोर्ट बना दिए, मिट्टी आपकी ना यहाँ पीछे इकट्ठी होने लग गई है। अब मिट्टी यहाँ पे जा नहीं रही पर यहां से जरूर जा रही है। तो हुआ क्या है, सडनली पुडुचेरी जो पौंडीचेरी का इलाका है वहां पे कई जगहों पे ये बीच छोटी होने लग गई है,
ठीक है, खास करके उनके जो कुछ मेन एरियाज हैं, जैसे फ्रेंच टाउन है वहां पे, वो जो फ्रेंच का जो सारा एरिया था, वहां पे सडनली क्या हुआ है कि वहां पे प्रॉपर बीच कभी एग्जिस्ट करती थी, वो बीच लिटरली खत्म हो चुकी है। अब आगे सड़क आने वाली है, अब सड़क से बचाने के लिए उन्हें क्या कहते हैं, वो बोल्डर्स जो होते हैं, देखा होगा कई बार आपने समुद्र के इलाकों में आपके बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स पानी की तरफ घेरे पड़े होते हैं, वो सिर्फ इसलिए घेरे होते हैं कि पानी उनके साथ आकर टकराए, वो सीमेंट को पिघला के ले जाए और आगे की कोस्ट लाइन बच जाए। तो हमें वो घेरने पड़े। आपने मुंबई में कई बार फोटोग्राफ्स में देखा होगा, मरीन ड्राइव के बिल्कुल साथ साथ में वो सारे बोल्डर घेरे पड़े होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि अगर पानी लगातार आके यहाँ पे टकराएगा, वो इसे तोड़ता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बोल्डर सारे फेंक दूंगा तो वो पानी की एनर्जी खत्म कर देते हैं, तो इस कारण वो पानी के अंदर फेंके जाते हैं। तो उन्हें वहां पे भी वो फेंकने पड़े हैं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हमसे हो गया। ठीक है, तो ये साइंटिफिकली रीड करना, स्टडी करना बहुत जरूरी होता है कि किस टाइप का असर आपके कहां पे पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसी सारी चीज के बारे में समझाया। तो अगर कभी परसेंटेज में बात करूं तो देखो 34% के करीब आपकी यानी कि इरोजन ज्यादा हो रही है इंडिया में और नए डिपॉजिट्स कम आ रहे हैं, पर सबसे ज्यादा आपकी स्टेबल कोस्ट लाइन पड़ी है कि जहां खड़ी हुई है बस वहीं खड़ी हुई है, 40% स्टेबल हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से सारी की सारी चीज काम कर रही है। क्लियर है? फोर्थ करंट अफेयर है आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका अल्टीमेटली फोकस, देखो इंडिया के अंदर ना ज्यादातर पॉपुलेशन, अराउंड हमारे इंडिया की ना 60% पॉपुलेशन गरीब है, बिलो पॉवर्टी है। ये पॉपुलेशन इस हद तक गरीब है कि ये बेसिक हेल्थ केयर जो है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर होता क्या है, देखो इंडिया के अंदर, मतलब अगर इंडिया का बहुत बड़ा चैलेंज यही है कि हमारा इंडिया में गरीबी बहुत है। अब गरीबी को अगर मुझे टैकल करना है, देखो इंडिया में गरीबी में ये सब कुछ हो सकता है। एक, या मान लो पॉवर्टी लाइन है, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही गरीब हैं, जो तो हद से ज्यादा गरीब हो गए, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, ये लोग। इसके बाद हमारे इंडिया में जो आते हैं मार्जिनली पुअर, गरीब हैं पर बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, इनके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और अपना नॉर्मल डे में गुजारा कर रहे हैं। पर अगर इन फैमिली के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई भी एक मेजर एक्सपेंस आ गया, ये साथ के साथ गरीबी में जा सकते हैं। तो इंडिया की गवर्नमेंट जो इतनी कोशिश कर रही है लोगों को गरीबी से निकालने की, वो सारे एफर्ट्स एक सडन मूव में हो सकते हैं। जैसे कि जब कोविड आया इंडिया में, माना जाता है कि जब कोविड की पहली वेव आई उसके बाद गरीबी फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सडनली रोजगार बंद हो गए, काम बंद हो गए थे। जो लोग अपनी रोज की दिहाड़ी कमा कमा के अपना काम चला रहे थे और बस गरीबी से ऊपर थे, सडनली उनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसी कारण सडनली इंडिया के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा ग्रो करने लगी। अब अगर हमने इन गरीबों को बचा के रखना है तो हमें अलग अलग खर्चों के ऊपर देखना है। देखो क्या क्या खर्चे आ सकते हैं। एजुकेशन, बच्चों का खर्चा, सरकार ने एजुकेशन सरकारी स्कूलों में फ्री करवा दी, पर एक खर्चा ऐसा है जिसे तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो है आपका हेल्थ। कब कौन बीमार हो जाए, किस ऑर्गन में प्रॉब्लम आ जाए, पता नहीं। और अगर हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई तो फैमिली का ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ बिक जाए और इलाज करवा ले। तो अगर हम इन्हें बचाना चाहते हैं, इसी कारण सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की, आपकी आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में हम क्या कह रहे हैं, हम इंडिया के अंदर सारे जितने भी पुअर हाउस होल्ड डिटेक्ट किए गए हैं, हम सबको 5 लाख पर फैमिली का हेल्थ कवर दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, बेनिफिट कवर दे रहे हैं 5 लाख पर फैमिली। पर फैमिली, फैमिली देखो अब आपकी 3 लोगों की हो सकती है, 5 लोगों की हो सकती है, 10 लोगों की हो सकती है, जितनी मर्जी लोगों की हो। पूरी फैमिली को एक साल में 5 लाख का कवर मिलेगा।
ठीक है, ये सबसे मेन चीज है कि पूरे परिवार को 5 लाख का कवर मिलेगा। अब ये जो 5 लाख का कवर है, ये चाहे एक पर्सन के इलाज में सारा खर्च हो जाए या सारे परिवार के बेनिफिट में, मतलब मैक्सिमम सरकार जो कवर दे रही है वो 5 लाख का है। ठीक है, उसके बाद या उससे पहले मतलब जितना भी पैसा और किसी का कोई भी लगेगा वो उस पर्सन को खुद अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 लाख तक सरकार कवर दे रही है, मतलब उससे ज्यादा अगर खर्चा लगेगा तो सरकार 5 लाख तक है। इसमें 6 लाख खर्चा लगा तो लाख रुपए उन्हें खुद अरेंज करने पड़ेंगे, 5 लाख सरकार दे देगी। ठीक है, तो ये इंडिया के अंदर फिर बहुत सारे आपके पब्लिक सरकारी हॉस्पिटल और कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसमें इम्पैनल किए गए हैं, जोड़े गए हैं। जहां पे प्राइवेट में उन्हें बस बोला जाता है कि आप बिल क्रिएट कर दो, सरकार को सेंड कर दो, उस बंदे से कुछ नहीं लेना, 5 लाख तक जितना भी बनेगा सरकार आपको पे कर देगी। ठीक है, तो ये लोगों को सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर देने की कोशिश में है। देखो सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर क्या होता है? हेल्थ केयर सेक्टर को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। प्राइमरी जो आपके गांव के लेवल पे होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में क्या होता है, यहाँ पे आपका जो इलाज है, यहाँ पे सिर्फ बेसिक चेकअप हो सकता है, कोई भी इक्विपमेंट नहीं होता जहां पे आपकी डायग्नोसिस की जा सके। ठीक है, जहां पे एक्चुअली चेक किया जा सके कि प्रॉब्लम है कि बेसिक बस बुखार, ठीक है, कोई मरहम पट्टी करवानी है, बस ऐसी चीजें हो सकती हैं। सेकेंडरी लेवल होता है जहां पे आपकी टेस्टिंग हो सकती है, ये थोड़े से बड़े साइज के जो आपके सिविल हॉस्पिटल्स आ गए, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे। ये जो आपके ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे आपके कुछ चेकअप भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया या ऐसे कुछ चेकअप हो जाएंगे, अल्ट्रासाउंड जैसी चीजें हो जाएंगी और वहां से कुछ प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हो सकती हैं। पर अगर किसी को स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट करवानी है, देखो यूजुअली उन्हें शहरों में आना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा शहर होता है, वहां पे आना पड़ता है, तो वो आपके यूजुअली टर्शरी लेवल है। टर्शरी लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। टर्शरी लेवल में आपके स्पेशलाइज, जैसे हम कहते हैं ना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, वैसी चीजें जहां पे आप हार्ट का, लंग्स का, लिवर का प्रॉपरली मतलब इलाज करवा सकते हो, वो टर्शरी लेवल है। तो ये स्कीम देखो, प्राइमरी हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, क्योंकि छोटा मोटा सी दवाई, और वहां पे भी सरकार मेडिसिन कई बार फ्री, चेकअप्स फ्री, ठीक है, दांतों को चेकअप करवा दी, कुछ भी करवा दी, वो वहां पे हो जाता है। पर अगर कोई रूट कैनाल करवाना है, कुछ करवाना है, वो पर्सन को सेकेंडरी लेवल पे जाना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को ये कवर दिया जाता है। तो ये सारे के सारे कवर आपके इस स्कीम के अंडर दिए जा रहे हैं। देखो किसी को प्रेगनेंसी केयर चाहिए, नियोनेटल, नियोनेटल का मतलब होता है जो आपके 28 दिनों से छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, और इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है 1 साल से छोटा, ठीक है, तो जो 1 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी केयर करना, चाइल्ड हेल्थ, जो थोड़े बड़े भी हो गए बच्चे हैं उनकी हेल्थ केयर, कोई भी क्रॉनिक कम्युनिकेबल डिजीज है। देखो बीमारियों को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल जैसे कि आपका हार्ट अटैक, ये किसी के छूने से नहीं फैलती, किसी के कांटेक्ट में आने से नहीं हार्ट अटैक होता, ठीक है। तो ऐसी बीमारियां जो कम्युनिकेबल है, जैसे टीबी है, फैल सकता है, ठीक है, तो ऐसी बीमारियों का भी फ्री में इलाज किया जाता है। फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, हार्ट अटैक, ऐसी कोई प्रॉब्लम, वो भी किसी को अगर हो उसका भी इलाज है। 5 लाख तक कोई भी ऐसी चीज है वो कवर की जा रही है। डेंटल, हेल्थ, गैट्रिक, इमरजेंसी मेडिसिन, हर चीज, ठीक है, वो इसके अंडर आ गई। अब सबसे बड़ा सरकार के आगे जो आके क्वेश्चन खड़ा हुआ वो ये हुआ कि देखो अब किन लोगों को बोलोगे कि वो एक्चुअली गरीब है, ठीक है, पुअर में गिनू किसे इंडिया में? क्योंकि देखो हम पावर्टी लाइन बनाते हैं, पर पावर्टी लाइन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी पावर्टी लाइन जिसे हम कहते हैं, वो ये कहते हैं कि रूरल एरिया में, जैसे मैं कहूं कि जो बंदा दिन के 34 रुपए कमा रहा है ना, सरकार का कहना है जो दिन के 34 रुपए पर पर्सन रूरल एरियाज में जो पर्सन कमा रहा है वो गरीब नहीं है। तो अपने आप में देखो दिन में 34 रुपए में क्या ही हो सकता है, पर सरकार कहती है जो दिन के 34 रुपए पर पर्सन कमा सकता है, मतलब जितनी बड़ी फैमिली है हर बंदे के लिए 34 जोड़ लो, उतना जिसने कमा लिया वो पर्सन गरीब नहीं रहा, वो गरीबी की रेखा के ऊपर है। तो गरीब तो बहुत सारे हुए फिर,
ऐसे लोग मतलब जो ऊपर भी हैं ये अफोर्ड थोड़ी कर सकते हैं आपका हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर को इसी कारण और अफोर्डेबल बनाने के लिए और बेटर बनाने के लिए हमें किसी और तरीके से गरीबों को डिटेक्ट करना जरूरी है कि पुअर हाउस होल्ड कौन है, किस तरीके से पता लगे। एक इसी कारण ना आपका एक सेंसस के अंदर ही एक चीज हुई थी, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। इसमें बेसिकली आपकी बहुत ही डिटेल में पुअर हाउस होल्ड कैसे हैं वो सब कुछ पता लगाया गया। देखो इसके अंदर गरीबों को डिटेक्ट करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें भी देखी गई कि किनके कच्चे घर हैं, किनके पक्के घर हैं, किनके घर पे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर्स हैं, किनके घर पे कोई भी व्हीकल नहीं है, किनके घर के ऊपर पक्की छत है, ठीक है। ऐसे अलग अलग क्राइटेरियाज रखे गए। किन घरों में मेल हेड ऑफ द फैमिली, कोई मेल हेड ही नहीं है, फीमेल उस घर को चला रही है, शायद वो विडो हो चुकी है जैसे भी, तो ऑब्वियसली उनके गरीबी में जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे सारी चीजों को डिटेक्ट करके ना हमने पुअर की एक बहुत ज्यादा ब्रॉड डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन बनाई। जो आपका आयुष्मान भारत मिशन है ना, वो इसी डेटा को यूज करता है गरीबों का डेटा बनाने के लिए कि कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है। तो इसके अंदर प्रॉपरली जो लोग एलिजिबल हैं, जिन्हें इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है, तो फैमिलीज जिनमें कोई एडल्ट नहीं है, ठीक है, 16 to 59 की एज में, वही 1 रूम है, कच्ची दीवारें, कच्चा घर, ऐसे सारे क्राइटेरिया आपके यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। कोई भी भीख मांग रहा है, डोमेस्टिक वर्क कर रहा है, ठीक है, प्लम्बर है, वो सब कुछ है, वो सब कुछ यहाँ पे रखा गया है। पर इसमें कुछ घरों को एक्सक्लूड भी किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया, जिनके घर पे 2, 3 या 4 व्हीलर है, ठीक है, जिनकी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है उनके पास, जिनकी क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 से ज्यादा है, ऐसे लोगों को इनएलिजिबल किया हुआ है। देखो ये जो लिमिट्स हैं और ये चीजें जो होती हैं, ये ना पेपर में डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। आपको पेपर में ये स्टेटमेंट बन के आ जाएगा कि इनमें से कौन से लोगों को एक्सक्लूड किया जाता है आयुष्मान भारत में। तो हम तब सोचते हैं कि बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं ऐसी चीजों से। तो हमें ये पॉइंट ऑब्वियसली याद करने में थोड़ा टाइम लगता है, पर वही है, जब आपने साल करंट अफेयर, एक तो बार बार करंट अफेयर आएंगे, एक रोज पढ़ रहे हैं, इसके बाद इसकी पीडीएफ अच्छे से पढ़नी है, फिर मंथ के एंड में जो मैगजीन बनेगी वो मैगजीन आपकी अच्छे से आपने करनी है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये सारे करंट अफेयर हमेशा कवर करते रहे।